हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वीएससी फाइनल ईयर के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे यूनिट 4 एसिलरेटर, और उसमें पढ़ रहे थे अपन बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन क्या होता है? एक त्वरित्र होता है, और ये बीटाट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए काम में आता है। इसको अपन एक इलेक्ट्रॉन त्वरित्र भी कहते हैं। बीटाट्रॉन एक ऐसी मशीन या ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन त्वरित्र भी कहते हैं। बीटाट्रॉन की परिभाषा के बाद मैंने आपको बताया था इसका सिद्धांत। बीटाट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और बीटाट्रॉन के सिद्धांत के लिए मैंने आपको इसमें बता दिया था कि बीटाट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों। बीटाट्रॉन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के नियम पर ये कार्य करता है। इसके बाद इसके सिद्धांत के बाद मैंने इसकी बनावट आपको समझा दी थी, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि बीटाट्रॉन के लिए आवश्यक प्रतिबंध या बीटाट्रॉन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है। ये अपना टॉपिक मैंने आपको लास्ट क्लास में डलवाया था। तो आज पढ़ेंगे अपन बीटाट्रॉन के लिए आवश्यक प्रतिबंध या आवश्यक शर्त। बीटाट्रॉन के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए निम्न दो प्रतिबंध आवश्यक होते हैं। बीटाट्रॉन के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए इसमें दो शर्तें या दो प्रतिबंध आवश्यक होते हैं। पहला है बच्चों, प्रथम प्रतिबंध में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि हो, इलेक्ट्रॉन कक्षा पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के मान को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि इसका मान इसके संवेग का मान P बराबर क्या हो? QVR के बराबर हो। P बराबर QVR बराबर EVR के बराबर हो। पहले भी मैंने आपको निकलवाया था कि इसमें चुंबकीय बल के द्वारा अभिकेंद्रीय बल प्रदान होना चाहिए। चुंबकीय बल के द्वारा कैसे? mb²/r, अभिकेंद्रीय बल बराबर चुंबकीय क्षेत्र QVV। ये V से V कैंसिल हो गया, यानी mb बराबर क्या बच गया बच्चों? QVR। क्लियर है? तो इस एक ही बात है, इसको ऐसे कह लें या तो कि इसमें संवेग का मान QVR के बराबर होना चाहिए, बराबर QVR, या इसको संवेग को Q की जगह आवेश इलेक्ट्रॉन है तो EVR लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो या तो मैं इसको कह दूं कि वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्रदान होता है? इसके चुंबकीय क्षेत्र से प्रदान होता है, ऐसे कह लें। या इससे अपन कह दें कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि हो, इलेक्ट्रॉन कक्षा पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का मान इस प्रकार से होना चाहिए कि P का मान किसके बराबर हो? EVR के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये प्रतिबंध सदैव संतुष्ट होना चाहिए। ये क्या है इसका? ये इसका बीटाट्रॉन के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रथम आवश्यक प्रतिबंध है। प्रथम आवश्यक ये प्रतिबंध है। बीटाट्रॉन के द्वितीय प्रतिबंध की बात करें बच्चों, तो द्वितीय प्रतिबंध में क्या होना चाहिए? इसके द्वितीय प्रतिबंध के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन है, जो अपन ने निर्वात कक्ष लिया है यहाँ पर, उस निर्वात कक्ष के एक ही स्थायी वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाना चाहिए। यानी इसमें कक्षा की त्रिज्या हर बार नहीं बढ़ेगी ऊर्जा प्राप्त करके, ये बढ़ते हुए ये सर्पिलाकार पथ में गति नहीं करता, बल्कि इसकी जो कक्षा होती है उस कक्षा की त्रिज्या क्या होती है? नियत होती है। यानी ये क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षा में क्या करना चाहिए? चक्कर लगाना चाहिए। स्थायी वृत्ताकार कक्षा का मतलब क्या है बच्चों? कि इसमें त्रिज्या का मान क्या होगा? नियत होगा। यानी द्वितीय प्रतिबंध में निर्वात प्रकोष्ठ में इलेक्ट्रॉन एक ही स्थायी कक्षा में होना चाहिए, अर्थात चुंबक के कारण इलेक्ट्रॉन पर त्रिज्यीय एवं ऊर्ध्वाधर दिशा में इस प्रकार से चुंबकीय फोर्सन कार्य करना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होने पर भी इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर लगाता रहे। यानी चुंबकीय फोर्सन के मान को बढ़ाने पर भी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या में हर बार वृद्धि नहीं हो, क्योंकि इससे पहले जो अपन ने त्वरित्र पढ़े थे उनमें इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या या जो भी आयन था उस आयन की त्रिज्या क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। और आयन की त्रिज्या बढ़ रही थी, इट मीन्स वो किस पथ में? सर्पिलाकार पथ में मूवमेंट कर रहा था, गति कर रहा था।
यहाँ त्रिज्या क्या है, नियत है, एक ही स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए। इसके तो जो त्रिज्यीय बल हैं, रेडियल और ऊर्ध्वाधर बल हैं, चुंबकीय फोर्सन इस प्रकार से होना चाहिए कि उनका मान बढ़ने पर भी, चुंबकीय फोर्सन का मान बढ़ने पर भी ये एक ही कक्षा में क्या लगाता रहे, इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में चक्कर लगाता रहे। इलेक्ट्रॉन अंतिम ऊर्जा प्राप्त करने से पहले एक ही कक्षा में लाखों चक्कर निर्वात प्रकोष्ठ में लगाता है, यानी ये उसी एक कक्षा में, स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा के ऊर्जा प्राप्त करता है। इन प्रतिबंधों को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार अपन जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। इन प्रतिबंध, दो प्रतिबंध हैं, ये प्रतिबंध दो हैं, इनको प्राप्त कैसे किया जा सकता है देखिए। फैराडे के नियम अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, फैराडे के प्रेरण के नियम अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है बच्चों, डी फाई वी बाई डी टी, यानी माइनस ऑफ डी फाई एम कर लो या वी कर लो ओवर डी टी, यही होता है। फैराडे के नियम अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ डी फाई एम ओवर डी टी या डी फाई एम बाई डी टी के बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है। इसके अलावा यदि इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या वाली कक्षा में है तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई एम है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रति एकांक लंबाई अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ई हो, और प्रति एकांक लंबाई का मतलब कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, वृत्ताकार कक्षा के लिए लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन क्या होगा, लंबाई के बराबर होगी तीव्रता। E बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे लंबाई। बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना, माइनस ऑफ डी फाई एम वाई डी टी अपॉन लंबाई कितनी है, 2 पाई आर के बराबर। तो तीव्रता का मान क्या आ गया इस स्थिति में, माइनस ऑफ डी फाई एम ओवर डी टी अपॉन 2 पाई आर। ये इसको मैं लिख सकता हूँ E बराबर 1 अपॉन 2 पाई आर, माइनस की जगह माइनस, माइनस 1 अपॉन 2 पाई आर डी फाई एम ओवर डी टी। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1 दे लिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या आ गई, E इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 पाई आर डी फाई एम ओवर डी टी। यदि आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा या वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या आर हो तो इस स्थिति में अपन जानते हैं क्या होगा, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा के लिए क्या होता है बच्चों, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाए तो उसको चुंबकीय क्षेत्र से ही अब केंद्रीय बल प्राप्त होगा। अब केंद्रीय बल कहाँ से प्राप्त होगा, अभी केंद्रीय बल चुंबकीय क्षेत्र से प्राप्त होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र से प्राप्त होगा तो इस स्थिति में F बराबर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाला बल क्यू वी वी, अब केंद्रीय बल एम बी स्क्वायर अपॉन आर। बच्चों क्यू की जगह यहाँ आवेश कितना ले रहे हैं अपन, E, तो ई वी वी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो गया है नहीं। क्यू वी चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा क्यू वी वी, और ये किसके बराबर होगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा, यानी क्यू वी वी बराबर क्या हो गया, ई वी वी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। इससे बच्चों आप निकालोगे तो यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा और एम बी बराबर क्या बचेगा, ई वी आर। एम बी बराबर क्या बचा बच्चों, ई वी आर, समीकरण नंबर 3। या इसको क्या लिख सकते हैं, संवेग। एम बी क्या होता है, संवेग के बराबर, यानी पी बराबर क्या होगा,
ई वी आर के बराबर होगा। संवेग का मान किसके बराबर होगा? ई इंटू वी इंटू आर के बराबर होगा। इससे क्या है बच्चों, इस समीकरण 3 से स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र बी का मान बढ़ेगा जब कण का संवेग भी बढ़ेगा। इससे अपन को क्या पता लग रहा है, यदि v का मान बढ़ाएं या संवेग का मान बढ़ाएं तो b का मान बढ़ेगा, यानी संवेग v पर डिपेंडेंस है। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र b का मान बढ़ाने पर संवेग mb या p का मान भी बढ़ेगा। भाई समीकरण 3 से mb इक्वल टू EVR, और ये v का जब चुंबकीय क्षेत्र का मान अपन बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, कण के संवेग के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल अपन जानते क्या होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा, आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इधर लिख देते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बराबर आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी माइनस ई इंटू ई के बराबर होगा। एफ बराबर ई के बराबर होगा या क्यू ई के बराबर होगा, और क्यू की जगह क्या माइनस ई है, तो ये किसके बराबर, माइनस ई के बराबर होगा। न्यूटन की गति के नियम अनुसार क्या होता है बच्चों, न्यूटन की गति के अनुसार होता है संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी, संवेग में परिवर्तन की दर होगी बल के बराबर, यानी डी एम बी वाई डी टी संवेग एम बी है, सॉरी एम बी संवेग में परिवर्तन की दर बराबर किसके होती है, क्यू ई के बराबर, क्यू ई के बराबर, बल के बराबर, बल क्यू ई के बराबर। और यहाँ ये किसके बराबर है, माइनस क्यू का मान क्या है, माइनस ई इंटू ई के बराबर, यानी डी एम बी या डी पी बाई डी टी बराबर माइनस ऑफ ई के बराबर ये होगा। इसको दे लिया अपन ने समीकरण नंबर 4, डी एम बी ओवर डी टी इक्वल टू माइनस ई। समीकरण 2 से ई का मान अब रख दें किसमें, समीकरण 4 में। समीकरण 2 में ई का मान क्या था, माइनस ऑफ 1/2 पाई आर डी फाई एम ओवर डी टी, यही था। तो वो मान रख के अपन किस में रख दें, समीकरण 4 में रख दें। तो इस स्थिति में समीकरण 2 से ई का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, समीकरण 2 व 4 से डी एम वी ओवर डी टी इक्वल टू माइनस ई के बराबर है बच्चों, तो माइनस ई, और ई का मान किसके बराबर आया था, समीकरण 2 में अपन ने निकाला था ई का मान, और ई का मान वो किसके बराबर आया था, वो आया था माइनस ऑफ 1/2 पाई आर इंटू डी फाई एम वाई डी टी, माइनस ऑफ 1/2 पाई आर डी फाई एम ओवर डी टी, यही आया था बच्चों। माइनस माइनस कैंसिल, यानी डी एम वी ओवर डी टी इक्वल टू माइनस ई अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया, ई अपॉन 2 पाई आर डी फाई एम वाई डी टी। ये क्या आ गया, डी एम बी वाई डी टी का मान संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर आ गई, डी एम बी वाई डी टी, ये किसके बराबर आ गई, ई अपॉन 2 पाई आर डी फाई एम ओवर डी टी के बराबर आ गई। अब बच्चों समीकरण 3 से अपन ने देखा कि एम बी का मान किसके बराबर है, बी ई आर के बराबर है, तो उससे अपन ये दे लेना आप समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब एम बी का मान बी ई आर के बराबर आया तो वहां से भी वी ई आर रख के इस एम बी बाई डी टी का मान निकालें, और फिर दोनों मानों को अपन क्या करेंगे, बराबर करेंगे। देखना, चूंकि समीकरण 3 से डी एम वी वाई डी टी
या डी बाई डी टी ऑफ एम बी इक्वल टू डी बाई डी टी। और एम बी किसके बराबर था बच्चों? एम बी बराबर क्या आया था, अपन ने निकाला था समीकरण नंबर 3 में ई वी आर। एम बी का मान क्या आया था बच्चों समीकरण 3 में? ई वी आर के बराबर आया था। तो इससे अपन इसका मान निकालेंगे बच्चों, या वी ई आर या ई वी आर निकालेंगे, तो ये क्या आएगा, डी एम वी बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ देखोगे बच्चों ई आवेश और त्रिज्या भी नियत है, एक ही स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लग रहा है, दोनों नियत है, ये बाहर आ जाएंगी, ई आर डी वी बाई डी टी, समीकरण नंबर 6। अब बच्चों देखना, डी एम बी बाई डी टी का मान यहाँ से आ रहा है ई अपॉन 2 पाई आर डी फाई एम बाई डी टी के बराबर, और यहाँ से इसका मान आ रहा है ई आर डी बी बाई डी टी के बराबर। ठीक है, दोनों है किसके, एक ही मान है, और दोनों मान किसके हैं बच्चों, ये दोनों ही मान डी एम बी बाई डी टी के हैं। अतः समीकरण 5 व 6 से अपन क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन 2 पाई आर डी एफ आई एम बाई डी टी इक्वल टू ई आर डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं या नहीं? समीकरण 5 और 6 एक ही मान है, तो समीकरण 5 व 6 से क्या लिख सकते हैं देखना, ये है डी एम बी बाई या डी पी बाई डी टी संवेग का मान, संवेग में परिवर्तन, बल का मान क्या है, ई अपॉन 2 पाई आर डी फाई एम वाई डी टी इक्वल टू ई आर डी वी वाई डी टी। बच्चों देखना, इसी कैंसिल हो गया, डी फाई एम बाई डी टी का मान निकालें अपन, तो डी फाई एम बाई डी टी का मान क्या होगा, इधर इसे वज्र गुणा कर दूंगा, यानी ये होगा डी फाई एम ओवर डी टी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, आर आर गुना होंगे आर स्क्वायर, डी वी बाई डी टी, यही होगा डी फाई एम ओवर डी टी या डी फाई एम बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर डी वी बाई डी टी। ठीक है, इससे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर डी फाई एम बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी हो गया। इसको देखिए, अपन को क्या निकालना है, फाई एम का मान निकालना है, फ्लक्स फाई एम का मान। तो देखना, फाई एम बराबर निकालने के लिए अपन ने क्या किया, डी फाई एम वाई डी टी इक्वल टू डी वाई डी टी, ये भी देखना डी वाई डी टी फाई एम। ठीक है, इधर भी मैंने डी वाई डी टी 2 पाई आर स्क्वायर को भी अंदर लिख दूं इंटू 2 पाई आर स्क्वायर वी, एक ही बात है भाई, ये कांस्टेंट है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये बाहर आ जाएंगे तो आएगा तो डी वी बाई डी टी के, लेकिन मुझे तो फाई एम का मान चाहिए, तो इसलिए डी बाई डी टी को हटाने के लिए फाई एम का मान निकालने के लिए मैंने इसको 2 पाई आर स्क्वायर को अंदर लिख दिया, तो डी बाई डी टी 2 पाई आर स्क्वायर वी इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो इससे बच्चों फाई एम बराबर अपन सीधा लिख सकते हैं क्या, इससे फाई एम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा केवल फाई एम इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर वी। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ भी रहने दोगे आप तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई आर तो कांस्टेंट है, इसका समाकलन करोगे ये फाई एम और इसका समाकलन करोगे तो वी आ जाएगा। तो फाई एम बराबर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू वी, एक ही बात है, फाई एम बराबर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू वी, ये आ गया इसका मान। किसका मान आ गया, ये फाई एम का मान आ गया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू वी। अतः इलेक्ट्रॉन को एक नियत त्रिज्या वाली स्थायी कक्षा में रखने के लिए इस समीकरण नंबर 7 का समीकरण 7 का पूर्ण होना आवश्यक है, और यही बीटाट्रॉन की क्या है, आवश्यक शर्त है, द्वितीय शर्त, यह आवश्यक प्रतिबंध। आप कहोगे सर आपने तो प्रतिबंध बताए थे, पहला प्रतिबंध बताया था मैंने आपको, क्या बताया था पहला प्रतिबंध, कि आवश्यक अवकेंद्रीय बल किससे मिलना चाहिए, आवश्यक अवकेंद्रीय बल मिलना चाहिए किससे, चुंबकीय क्षेत्र से, तो वो एम बी स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्यू वी वी कर देंगे अपन, उससे आ जाएगा, और उससे पी का मान आ जाएगा क्यू वी आर के बराबर। और दूसरा क्या है बच्चों, कि एक ही स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए, एक ही स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, उस स्थिति में फाई एम फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू बी के बराबर
होगा। ये क्या है, बीटाट्रॉन का आवश्यक प्रतिबंध है। कैसे निकाला अपन ने ये, सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला d∅m/dt, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, E बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल अपॉन लंबाई, और प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना था, प्रेरित विद्युत वाहक बल अपन ने d∅m/dt माइनस ऑफ d∅m/dt इंटू लंबाई 2π अपॉन लंबाई 2πr के बराबर, यानी 1/2πr d∅m/dt। ये क्या हो गया, E का मान हो गया। इसको दे दिया था अपन ने समीकरण नंबर 2। इसके बाद बच्चों आर त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए mv² अपॉन r बराबर VER या QVV एक ही बात है, या EV mv² अपॉन r बराबर क्या हो जाएगा, EVV हो जाएगा। QVV की जगह EVV कर देंगे, Q की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश। इससे बच्चों mv किसके बराबर आ गया, EBR के बराबर आ गया। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल माइनस E इंटू ई के बराबर होता है। E का मान समीकरण 2 में निकाल लिया अपन ने, वहां से E का मान उठा के किस में रख दिया, इस समीकरण 4 में रख दिया। समीकरण 4 में रखा तो क्या आ गया, dmv/dt बराबर माइनस E की जगह माइनस E और कैपिटल E की जगह ये, समीकरण 2 से -1/2πr d∅m/dt, इससे निकाला तो E/2πr d∅m/dt, ये समीकरण 5। समीकरण 3 से अपन ने देखा d∅m/dt किसके बराबर था, mb का मान समीकरण 3 से क्या था, EBR के बराबर था। तो इसका मैंने d∅m/dt निकाला, तो d∅m/dt बराबर किसका किया, EBR का किया अपन ने। तो EBR का अवकलन किया तो उस स्थिति में ये मान निकाला, ER बाहर आ गया dv/dt। इससे बच्चों देखना ये समीकरण नंबर 6, ये भी dy/dt mb का ही है, और ये समीकरण 5 भी dy/dt mb का संवेग का ही अवकलन है। तो इन दोनों के जब LHS बराबर RHS बराबर होंगे तो ये बराबर किए तो अपन ने क्या आ गया, d∅m/dt इक्वल टू 2πr² इंटू dv/dt। इसका अब अपन अवकलन करें तो φm बराबर 2πr² कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसका आ जाएगा b। ठीक है, इन φm बराबर 2πr² इंटू v। यही क्या है, ये शर्त है इसकी बीटाट्रॉन की आवश्यक प्रतिबंध या आवश्यक शर्त है। और ये समीकरण नंबर 7 बीटाट्रॉन को सफलतापूर्वक कार्य कराने के लिए समीकरण 7 का संतुष्ट होना आवश्यक है। और समीकरण नंबर जब 7 संतुष्ट होगा उस स्थिति में बीटाट्रॉन क्या करेगा, सफलतापूर्वक कार्य करेगा। यानी इसके यही क्या है, बीटाट्रॉन का आवश्यक प्रतिबंध है। ठीक है, यानी समीकरण 7 का संतुष्ट होना क्या है, आवश्यक है। और यही क्या बच्चों, इसका आवश्यक प्रतिबंध होता है। ठीक है, ये बीटाट्रॉन की दूसरी और आवश्यक प्रतिबंध है या दूसरी शर्त है। अब इसके बाद अपन बात करें इसमें तो बीटाट्रॉन की अब प्रतिबंध हो गए, दोनों 2 प्रतिबंध थे। पहला प्रतिबंध वैसे मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया कौन सा, पहला प्रतिबंध बीटाट्रॉन का ये है कि इसके आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से प्रदान होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र से। यानी mv² अपॉन r, अभिकेंद्रीय बल मतलब mv² अपॉन r इक्वल टू क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र QVV। अब बच्चों Q यहाँ पर आवेश, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए बीटाट्रॉन का यूज करते हैं, तो आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यानी -e या e होगा। आवेश क्या होगा इसका, e होगा। ठीक है, ऋणात्मक आवेश होता है। अतः ये दोनों क्या निकाल लिए अपन ने, बीटाट्रॉन के आवश्यक प्रतिबंध। तो बच्चों ये बीटाट्रॉन के लिए आवश्यक शर्त या प्रतिबंध। इसके बाद अपन बात करेंगे बीटाट्रॉन की कार्यविधि की, वर्किंग की। बीटाट्रॉन किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी वर्किंग देखिए। बीटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन घन की सहायता से इलेक्ट्रॉन को क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। किसके अंदर, बीटाट्रॉन में कौन सा, जो निर्वातित डोनट या डफनट आकृति का जो प्रकोष्ठ है उसमें इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन घन के द्वारा क्या कराया जाती है, एंट्री कराई जाती है या प्रवेश कराया जाता है। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को कब प्रवेश कराते हैं बच्चों, सामान्यतः क्या, जब यानी बीटाट्रॉन के प्रचालन के लिए, ऑपरेशन के लिए क्या जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन घन की सहायता से उस समय प्रवेश कराया जाए जबकि इसमें क्या हो बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 या 0 के बराबर हो। जबकि जो निर्वातित प्रकोष्ठ है, यानी जो निर्वातित डफनट आकृति का प्रकोष्ठ लिया है जिसे अपन बीटाट्रॉन कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन घन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को उस समय प्रवेश कराया जाता है जबकि क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन घन की सहायता से इलेक्ट्रॉन को डफनट आकृति के प्रकोष्ठ में उस समय प्रवेशित कराते हैं जबकि चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके बराबर हो, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश जब कराते हैं
जबकि चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 के बराबर हो। और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 के बराबर होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा? ये भी 0 के या 0 के बराबर होगा। यानी जब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 के बराबर होता है उस स्थिति में क्या कराते हैं अपन? इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को डेफिनेट आकृति के प्रकोष्ठ में क्या कराते हैं? प्रवेश कराते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन पर कोई भी बल नहीं लगता है। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने लगता है, इस स्थिति में जब एंट्री कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर कोई भी बल नहीं लगेगा। धीरे धीरे इसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ने लगेगा। और जब बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इसमें बढ़ने प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर बढ़ने लगेगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा तो इस स्थिति में विद्युत वाहक बल से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके क्या होगा? त्वरित होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा जिससे विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा और इस विद्युत वाहक बल से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऊर्जा प्राप्त करेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा और इससे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेगा। और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके क्या होगा? एक्सीलरेट होगा या त्वरित होगा। बच्चों ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक बल से ऊर्जा प्राप्त करके त्वरित होगा। इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा पर क्या होगा? गतिमान होगा। इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। क्योंकि त्वरित तो होगा लेकिन इसके लंबवत क्या लग रहा है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन कैसी कक्षा में चक्कर लगाएगा? वृत्ताकार कक्षा पर गतिमान होगा या चक्कर लगाएगा। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लक्स परिवर्तन की दर भी बढ़ती जाएगी और विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ता जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, फ्लक्स परिवर्तन बढ़ेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी बच्चों तो इलेक्ट्रॉन अधिक त्रिज्या वाले कक्षा में जाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी। और जब ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने पर यह अधिक त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में जाने का प्रयास करेगा। लेकिन चुंबकीय फोर्सन के कारण इसे एक ही नियत त्रिज्या की स्थायी वृत्ताकार कक्षा में रखा जाता है। चुंबकीय फोर्सन के द्वारा इसे किसमें? अधिक त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में नहीं जाने दिया जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में ही इसे क्या रखा जाता है? इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय फोर्सन के द्वारा स्थायी कक्षा में बनाए रखा जाता है। इस प्रकार से स्थायी कक्षा में ये चक्कर लगाता रहता है। चुंबकीय फोर्सन के द्वारा क्या किया जाता है? चुंबकीय फोर्सन के द्वारा स्थायी वृत्ताकार कक्षा में से बनाए रखा जाता है। और हर बार चक्कर में इसकी ऊर्जा तो जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा और ऊर्जा बढ़ेगी तो त्वरित होता जाएगा। और त्वरित होगा तो ये कोशिश करेगा अपनी त्रिज्या को बढ़ाने का। लेकिन चुंबकीय फोर्सन के द्वारा इसे उसी नियत त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहना होगा। उसी में ये चक्कर लगाते रहता है और ये लगातार चक्कर लगाएगा। इसकी क्या होगी बच्चों? ऊर्जा बढ़ती जाएगी, त्वरित होता जाएगा। बहुत अधिक संख्या में जब ये चक्कर लगा लेगा उस स्थिति में इसकी पर्याप्त ऊर्जा, जितनी अपन चाह रहे हैं उतनी ऊर्जा हो जाएगी। तो इसे अपन क्या करेंगे?
इसे बाहर निकालकर किसी लक्ष्य पर आपतित करा देते हैं। इस प्रकार से ये क्या करता है बच्चों, कार्य करता है। यानी इसकी ऊर्जा निरंतर बढ़ती जाती है और जब चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम हो जाता है तो विद्युत वाहक बल का मान भी अधिकतम हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। अतः चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, इस स्थिति में मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद फिर घटने लगेगा, जिससे विद्युत वाहक बल का मान भी घटने लगेगा। अतः चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। उसी समय इलेक्ट्रॉन को कक्षा से बाहर निकालकर लक्ष्य पर आपतित करा दिया जाता है। क्या नियत स्थिति के लिए बढ़ेगा और ये बढ़ता जाएगा, फिर क्या होगा, इसके बाद ये घटने लग जाएगा। तो ये जब अपने मैक्सिमम मान पर पहुंच जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, वहीं प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा उस स्थिति में इसकी ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम। जब ऊर्जा अधिकतम होगी उसी स्थिति में इसको वहां से हटाकर लक्ष्य पर गिरा दिया जाता है। अगर नहीं गिराएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने लग जाएगा, विद्युत वाहक बल का मान घटने लग जाएगा और ऊर्जा भी घटने लग जाएगी। इस प्रकार से अधिकतम होने पर इसकी ऊर्जा अधिकतम, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी और इसे वहां से निकालकर लक्ष्य पर आपतित करा देंगे। ये था बच्चों बीटाट्रॉन की वर्किंग कार्यविधि। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने बीटाट्रॉन के लिए आवश्यक प्रतिबंध और इसकी कार्यविधि पढ़ी। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सीलरेटर है आपका वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।